नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपनी बात कर रहे हैं आरबीएससी बोर्ड के कंप्लीट सिलेबस की, और इसी कड़ी में आज अपने एक नया लेसन शुरू करने वाले हैं, लेसन नंबर 3, जो कि विद्युत विभव होगा। इससे पहले जितने भी अपने लेसन अब तक पढ़े हैं फिजिक्स सेकंड के, फिजिक्स फर्स्ट के, उन कंप्लीट सिलेबस को या कंप्लीट लेसन को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय देव सर में जाकर के उसकी प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको लेसन वाइज कंप्लीट, टॉपिक वाइज कंप्लीट आपको मैटर है वो मिल जाएगा। तो कंप्लीट आरबीएससी सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, और इसी बीच अपने पास आज के लिए नया पॉइंट है, नया लेसन है, वो है विद्युत विभव। और सबसे पहले अपने ये समझेंगे कि ये विद्युत विभव एक्चुअल में होता क्या है। तो विद्युत विभव वैसे तो नॉर्मली अपने 10th क्लास में भी इस चीज़ को अपने पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ अपने 12th क्लास की बात करें तो उसका थोड़ा सा और बेसिक गहराई की बात अपने समझेंगे, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो इसके बेसिक हम थोड़ा अच्छे से समझने वाले हैं कि ये विद्युत विभव होगा क्या। एक्चुअल में क्या होता है कि सपोज दैट यहाँ पे कोई एक आवेश है, इस आवेश को मैंने क्यू नाम दे दिया कि ये क्यू आवेश है, और अपने आप स्वतः ही यदि आप कोई भी आवेश मानते हो बाय डिफॉल्ट धनात्मक आवेश माना जाता है। तो इस आवेश के चारों ओर इस आवेश का खुद का अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र में हमें एक आवेश को लेके आना है, और कहाँ से लेके आ रहे हो? अनंत से लेके आ रहे हो। सपोज दैट यहाँ पे इन्फिनिटी है, इस अनंत से आप एक अन्य आवेश को लेके आओगे, और जिस आवेश को आप अनंत से लेके आते हो वो एक परीक्षण आवेश होता है, धनात्मक प्रकृति का होता है, और एकांक मान है उसका परिमाण होता है। और ये आवेश अन्य किसी आवेश के द्वारा जो भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके अंदर हमें इसको गति करवानी है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि अनंत पे कौन सा आवेश रखा हुआ होगा? अनंत पर परीक्षण आवेश रखा हुआ होगा, जो कि धनात्मक प्रकृति का और एकांक परिमाण का होगा। तो सपोज दैट यहाँ पे एक धनात्मक आवेश है, परीक्षण आवेश है, इसको आप अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आओ। अब ये विद्युत क्षेत्र कहाँ है? इस आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला क्षेत्र है। इस आवेश को जब आप अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लेके आओगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि जब ये आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसका वेग परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जो वेग उसका स्टार्टिंग में है वही वेग कंटिन्यूअसली रहे, और वेग पे सीधा डिपेंड होता है गतिज ऊर्जा, यानी कि वेग में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब कि गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए आप एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत लेके आइए। तो जब भी आप इस आवेश को लेके आओगे विद्युत क्षेत्र में, तो जो बाह्य बल होगा, कौन सा बल? बाह्य बल। तो बाह्य बल के द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो विद्युत विभव होता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई है कि आप एकांक परीक्षण आवेश को लेके आते हो अनंत से, लेकिन उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, साथ में बाह्य बल आरोपित होना चाहिए। उस बाह्य बल के द्वारा किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। और सपोज दैट कि ये इस आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र है, जो कि असमान प्रकृति या असमान परिमाण का है। ओके, तो ये हो गया अपने पास विद्युत विभव। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमने क्या कहा? बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य किसके द्वारा होगा और किसको लेके आओगे? एकांक धनावेश को। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या बनता है? विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है W/Q। कैसे? कि Q का मान यदि आप एकांक कर देते हो तो V बराबर कितना बन जाएगा? तो अपनी परिभाषा के अनुसार, उसकी डेफिनेशन के अनुसार सूत्र निकल के आ जाएगा कि ये एकांक आवेश हो गया। तो एकांक धनावेश को आप लेके आइए, तो लाने में जो कार्य किया गया है उस कार्य को ही हम क्या कहेंगे? विद्युत विभव कहने वाले हैं। अब ये जो किया गया कार्य है, ये कार्य किसके द्वारा किया गया है? ये कार्य बाह्य बल द्वारा किया गया है, बाह्य बल द्वारा। तो और कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से। और मान लो कि इसको हम एक निश्चित पॉइंट ए तक लेके आए हैं, तो अनंत से ए तक लाने में जो भी कार्य किया गया है उस कार्य को हमने क्या कहा है? विद्युत विभव कहा है। क्या इस आवेश पे कोई अन्य बल भी लग सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। इस आवेश पे विद्युत बल लग सकता है। जैसे कि इस बार आप कल्पना कर लो कि ये एक विद्युत क्षेत्र है, और इस बार आप आवेश को अनंत से नहीं ए पॉइंट से चलाना शुरू करो। सपोज दैट यहाँ पे आपने परीक्षण आवेश रख दिया। कहाँ रखा? ये इन्फिनिटी है, यहाँ पे आपने परीक्षण आवेश को रखा, और यहाँ पे परीक्षण आवेश कितना रखा आपने? धनात्मक आवेश रखा।
तो ये जो धनात्मक आवेश है वो इस धनात्मक आवेश के द्वारा, या यूं कह लो इस विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस दिशा में गति करेगा। तो इस आवेश को आप अनंत तक लेके जाओ। कहाँ तक लेके जाओ? अनंत तक लेके जाओ। तो अनंत तक ले जाने में जो कार्य किया गया है, अब वो कार्य किसके द्वारा हुआ? बल किसने लगाया? बल लगाया विद्युत क्षेत्र ने। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? धनात्मक आवेश को हमेशा विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में गति करवाता है, अपनी दिशा में उसके ऊपर बल आरोपित करता है। तो ये धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। तो ये ए पॉइंट से अनंत की ओर अग्रसर होगा। तो अब कार्य किसने किया है? अब कार्य विद्युत क्षेत्र ने किया है। अब बाह्य कार्य नहीं है, बाह्य बल द्वारा कार्य नहीं हुआ है, अब विद्युत बल द्वारा कार्य हुआ है। तो यदि कोई भी आवेश या एकांक परीक्षण आवेश एक निश्चित बिंदु से अनंत की ओर जाता है और कार्य विद्युत क्षेत्र द्वारा किया जाता है, तो उस कार्य के ऋणात्मक मान को विद्युत विभव कहते हैं। अर्थात V बराबर क्या बनेगा? माइनस का W/Q बनेगा। लेकिन ये जो कार्य किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे दो प्रकार के बल आरोपित हो रहे हैं, एक तो बाह्य बल आरोपित होता है या फिर एक विद्युत बल आरोपित होता है। दोनों ही बलों के द्वारा कार्य किया जाता है। तो भाई विद्युत बल के द्वारा कार्य होगा तो उसके नेगेटिव मान को विद्युत विभव कहेंगे, जबकि बाह्य बल द्वारा कार्य होगा तो उसके पॉजिटिव मान को विद्युत विभव कहेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूलों को यदि मैं एक साथ लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ से V बराबर क्या बन जाता है? इन्फिनिटी से A, ये आ जाएगा Q। ये तो कार्य किसके द्वारा है? बाह्य बल द्वारा। और बराबर क्या बन जाएगा? माइनस में आएगा WE/Q। तो ये होगा विद्युत विभव का फॉर्मूला। अब अपनी परिभाषाएं इसकी दो प्रकार की बन जाएंगी, एक तो बाह्य बल के पदों में और एक विद्युत बल के पदों में। तो बारी बारी से दोनों की परिभाषाएं सुन लीजिए। पहले बात करेंगे बाह्य बल द्वारा जो भी कार्य होगा उसके आधार पर डेफिनेशन क्या बनेगी कि अनंत पर स्थित एकांक प्रेक्षण धन आवेश को उसकी गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। तो विद्युत बल द्वारा कार्य होगा उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी निश्चित बिंदु पर विद्यमान, विद्युत क्षेत्र में होगा ये, विद्युत क्षेत्र में किसी निश्चित बिंदु पर विद्यमान आवेश को अनंत तक ले जाने में विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को विद्युत विभव कहते हैं, जबकि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो या फिर इसकी परिभाषा दोबारा सुन लो। विद्युत क्षेत्र में विद्यमान किसी बिंदु पर स्थित एकांक परीक्षण आवेश को उसकी गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए अनंत तक ले जाने में विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को विद्युत विभव कहोगे। वेरी सिंपल, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य का धनात्मक मान विभव होगा, जबकि विद्युत बल द्वारा किए गए कार्य की ऋणात्मक मान को आप विद्युत विभव कहोगे। ओके, तो भाई इसके अब बात करते हैं मात्रक और विमा वगैरह क्या होंगे। विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। लेकिन अन्य मात्रक क्या हो सकता है? अन्य मात्रक W का कार्य का जूल, आवेश का कूलाम, यानी कि जूल प्रति कूलाम भी होता है। तो वोल्ट को हम जूल प्रति कूलाम कहते हैं, या यूं कह लो जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो विद्युत विभव के यहाँ पे दो मात्रक हो गए, वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है कि उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। तो वो किसका होगा? विद्युत विभव का होगा। बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो आप इसका विमीय सूत्र या इसकी विमा आप सूत्र के आधार पर निकाल सकते हो। जैसे W यानी कि कार्य है, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? कार्य का विमीय सूत्र होता है M1 L2 T-2। और Q का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? Q का होता है A1 T1। इसको जब आप अरेंज करने बैठोगे तो आपके सामने विमीय सूत्र आएगा M1 L2 T-3 A-1। ये विमीय सूत्र किसका निकल के आ जाएगा? विद्युत विभव का विमीय सूत्र निकल के आएगा। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये हो गई कि अपने पास ये जो विद्युत क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हमने आवेश को गति करवाई और हमने धनात्मक आवेश को माना, तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपने पास ये जो विद्युत क्षेत्र है एक प्रकार से, यदि मैं इसके अंतर्गत धनात्मक आवेश को रखता हूँ, किसको रखूँगा? धनात्मक आवेश को। तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा?
विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करवाता है। किस विभव पे? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कैसे? जैसे अपने पास सपोज दैट ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को देखते हुए आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हो कि इस साइड में प्लस रहा होगा और इस साइड में माइनस रहा होगा, तभी तो बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर आ रही है। यदि मैं यहाँ पे धनात्मक आवेश को रख दूं, ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कौन से विभव पे होता है? धनात्मक मान उच्च विभव पे होता है और ऋणात्मक मान निम्न विभव पे होता है। कहाँ होता है? निम्न विभव पे। तो अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से प्रतिकर्षित होगा और इस दिशा में गति करेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? धनात्मक आवेश को अपनी दिशा में गति करवाएगा। तो ये धनात्मक आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है विद्युत क्षेत्र के कारण। जबकि यदि यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज को रख दूं तो नेगेटिव चार्ज वो प्लस की ओर आकर्षित होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। तो ऋणात्मक जो आवेश होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। तो शॉर्ट एंड स्वीट, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा धनात्मक आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करवाता है, जबकि ऋणात्मक आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करवाता है। तो ये अपने पास है विद्युत विभव। साथ में अपने बात करते हैं विभवांतर की, कि ये विद्युत विभवांतर क्या होता है। तो जिस प्रकार से विद्युत विभव होता है ठीक उसी प्रकार से विभवांतर होता है। दोनों में अंतर क्या होता है कि जो भी हम आवेश को लेके आते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो विद्युत विभव के अंतर्गत एक जो पॉइंट होता है वो अनंत माना जाता है। किसमें? विद्युत विभव में, कि भी या तो आवेश है वो अनंत से एक निश्चित बिंदु पे आएगा या निश्चित बिंदु से अनंत पे आएगा, यानी कि एक जो पॉइंट होगा वो फिक्स होगा अनंत। लेकिन विभवांतर में क्या होता है कि विभवांतर में जो दोनों ही पॉइंट होते हैं वो एक निश्चित पॉइंट होते हैं और दोनों ही पॉइंट विद्युत क्षेत्र में विद्यमान होते हैं। अब अनंत के पॉइंट की एक मैं विशेष बात और बता दूं कि अनंत के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होता है या जो विद्युत विभव होता है वो हमेशा शून्य माना जाता है। यानी कि यदि मैं ऐसा बोलूं कि भी विभवांतर है इन्फिनिटी का, तो वो कितना माना जाएगा? 0। या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इन्फिनिटी की, तो वो कितनी मानी जाएगी? 0 मानी जाएगी। तो विभवांतर में क्या होगा? दो निश्चित पॉइंट होंगे, दोनों ही पॉइंट विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्यमान होंगे और एक निश्चित पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें जाना है आवेश को लेके, और जो भी किया गया कार्य होगा उसके आधार पर उसकी परिभाषा बन जाएगी। यदि वो किया गया कार्य बाह्य बल के द्वारा है तो कार्य के धनात्मक मान को विभवांतर कह देंगे, और यदि वो कार्य विद्युत बल के द्वारा किया गया है तो उसके ऋणात्मक मान को अपने क्या कह देंगे? विद्युत विभव कह देंगे। अब जैसे अपने विभवांतर की यदि बात करें तो सपोज दैट कि ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इसके अंतर्गत एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं ए नाम देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे है, इसको मैं बी नाम देता हूँ। यानी कि हमें एक आवेश को गति करवानी है कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक गति करवानी है। ओके, अब आप गति करवाते हो ए से बी तक, तो क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट ए है और अंतिम पॉइंट कौन सा है? बी है। गति करवाने में यदि विद्युत बल लगता है, कौन सा बल लगता है? विद्युत बल लगता है। तो विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य के नेगेटिव मान को हम क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। लेकिन आवेश कौन सा होगा? परीक्षण आवेश होगा, एकांक धनावेश होगा। तो अब उस विभवांतर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? अंतिम पॉइंट का विभवांतर माइनस प्रारंभिक पॉइंट का विभवांतर हमेशा होता है, यानी कि VB माइनस VA, ये क्या होता है? ये होगा यहाँ पे विभवांतर। तो यहाँ पे बी पॉइंट है वो अंतिम पॉइंट है, तो अंतिम पॉइंट में से हमने प्रारंभिक पॉइंट को घटाया है। यदि यही कार्य बाह्य बल द्वारा किया जाता है तो कहाँ से कहाँ तक आए जी? ए से बी तक आए, और इसको हम क्या कहेंगे? VB माइनस VA, ये होगा
बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य जिसको अपने विभवांतर कहा, और ये होगा विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य का ऋणात्मक मान जिसको हम क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। तो परिभाषा, और यहाँ भी ध्यान ये रखना कि आवेश की गतिज ऊर्जा में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो विभवांतर की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बन जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में विद्यमान एक निश्चित बिंदु से एकांक परीक्षण आवेश की गतिज ऊर्जा में बिना परिवर्तन किए दूसरे किसी निश्चित बिंदु तक ले जाने में बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं, अथवा विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को ही विभवांतर कहते हैं। विद्युत क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान को ही विभवांतर कहते हैं। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि विद्युत विभव में एक पॉइंट इन्फिनिटी पे होता है, जबकि विभवांतर के अंदर दोनों ही पॉइंट जो होते हैं वो विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्यमान होते हैं, इन्फिनिटी पे कोई भी पॉइंट नहीं होता है। विभवांतर के आधार पे ही आप विभव को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसके आधार पे? विभवांतर के आधार पे। अब कैसे? इसमें से यदि आप एक पॉइंट है प्रारंभिक या अंतिम, उस पॉइंट को आप इन्फिनिटी मान लो तो शेष जो मान बचेगा वो किसका बचेगा? विभव का बच जाएगा। तो अपने पास जो विभवांतर था उसका मात्रक भी विद्युत विभव की भांति ही होगा, और उसका विमीय सूत्र है वो भी विद्युत विभव की भांति ही होगा। अब यहाँ पे हमें किसी निश्चित बिंदु पे विभव देखना पड़े, और विभवांतर को आप ऐसे भी कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र में विद्यमान दो निश्चित बिंदुओं के विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है, दो निश्चित बिंदु हैं ए और बी, तो ए बिंदु का विभव VA और बी बिंदु का विभव VB, इन दोनों बिंदुओं पर जो विभव होगा उस विभव के अंतर को ही क्या कहोगे? विभवांतर कहोगे। तो बड़ी बात ये हो गई कि भाई इन दो बिंदुओं के ऊपर आप विभव ज्ञात कैसे करते हो जबकि आपके पास विद्युत क्षेत्र है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यदि किसी निश्चित बिंदु पर अपने पास विद्युत क्षेत्र है, यानी कि उस निश्चित बिंदु का विद्युत क्षेत्र हमें पता है, तो उसके आधार पे हम विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र के आधार पे विद्युत विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो अभी अपन पढ़ने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र यदि हमें पता हो तो हम विद्युत विभव है वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट अपने पास हेडिंग होगी विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की गणना। विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव की गणना। सपोज दैट एक असमान विद्युत क्षेत्र है, कुछ इस प्रकार से। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी, ये असमान है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक बिंदु पे समान विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि बल रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक निश्चित पॉइंट से, इस पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं, और निश्चित पॉइंट ए से और दूसरे पॉइंट बी तक हम एक परीक्षण आवेश क्यू नोट को गति करवाएंगे। किसको गति करवाएंगे? क्यू नोट को हम गति करवाएंगे। तो गति करवाने में जो भी कार्य होगा विद्युत बल के द्वारा या बाह्य बल के द्वारा, उसके आधार पे अपने विभव ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। और सपोज दैट कि यहाँ पे जो भी आवेश है वो लगातार आगे इस प्रकार गति कर रहा है, बी पॉइंट पे जा रहा है, और इस आवेश को जब हम गति करवाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र में गति करेगा, तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस परीक्षण आवेश पे एक बल आरोपित होगा। क्या आरोपित होगा? बल आरोपित होगा। तो बल का मान कितना होगा? विद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर आरोपित विद्युत बल, आवेश पर आरोपित विद्युत बल किसके कारण है? विद्युत क्षेत्र के कारण, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स आरोपित होगा। विद्युत बल कितना लगता है? Q इंटू ई लगता है। कितना लगता है? Q इंटू ई। और यहाँ पे हमने जो आवेश लिया है वो Q नोट लिया है, तो इसको मैं क्या मानूंगा? Q नोट मानूंगा, या फिर Q रहने दो, कोई बात नहीं। जो भी आवेश होगा हमने यहाँ पे क्या ले लेंगे? आवेश को Q ले लेंगे। तो Q आवेश गति करवा रहे हैं, तो लगने वाले विद्युत बल का मान है वो कितना होगा? Q इंटू ई होगा। ओके, सपोज दैट किसी समय हम उस आवेश को dl लंबाई के अल्पांश में गति करवा रहे हैं, और एक निश्चित दिशा में उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फोर्स है वो आरोपित हो रहा है। ठीक है, तो विस्थापन और लगने वाले विद्युत बल के मध्य कोई एक निश्चित एंगल थीटा बन रहा है। ओके,
तो इस dl विस्थापन में हम q आवेश को गति करवाते हैं, तो इतने विस्थापन में किया गया कार्य आप ज्ञात कर लो। अति अल्प दूरी तक आपने विस्थापित करवाना है आवेश को, तो किया गया कार्य अति अल्प होगा, यानी कि dl विस्थापन में किया गया कार्य कितना होगा, dw होगा। और कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, यानी कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ऐसा होता है। वैसे कार्य का सूत्र होता है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, और यदि डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कोस थीटा आ जाता है। तो dw से क्या बन गया, f वेक्टर डॉट dl वेक्टर। f वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो, चलो इसको हम सदिश रूप में लेंगे। तो जो भी बल लगता है धनात्मक आवेश पे वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, तो एफ ई का मान या डायरेक्शन होगी वो ई की डायरेक्शन होगी, यानी कि एफ ई वेक्टर का मान क्यू ई वेक्टर होगा। तो dw इज इक्वल क्या बन जाएगा, क्यू ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब आप क्या करोगे, dw से हमें w प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा, सामने वाली राशि का इंटीग्रेशन करना होगा, और ये आ जाएगा q को बाहर ले लो, तो ये क्या बचेगा, e डॉट dl। अब इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इसकी लिमिट हमें लगानी होगी कि हमें, ये तो हमने जो कार्य किया है dw वो तो dl पास के दूरी के लिए कंप्लीट कार्य होगा, वो a से लेके b तक की दूरी का होगा, तो ये a से लेके b तक की कंप्लीट दूरी आ जाएगी। यहाँ पे ध्यान ये रखना कि ये जो a और b है वो पॉइंट नहीं है, ये a से b तक के मध्य की दूरी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ लिमिट जब आप आगे यूज करोगे अपने किसी डेरिवेशन के अंतर्गत, तो यहाँ पे आपको दूरी के पदों में या लंबाई के पदों में वो लिमिट पुट करनी है। तो ये क्या बन जाएगा, इतना मान तैयार हो गया। अब किया गया कार्य विभव या विभवांतर के तुल्य होता है, यहाँ पे दोनों ही पॉइंट विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत हैं, तो किया गया कार्य विभवांतर बनेगा। सबसे पहले आप इस क्यू नोट का यहाँ पे भाग लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, W बटे क्यू इज इक्वल ए से बी की लिमिट, और ये आ जाएगा ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर। अब यहाँ पे आवेश को, एकांक आवेश को लाने में किया गया ये जो कार्य है वो किसके तुल्य बनना है, ये विभवांतर के तुल्य बनना है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्यमान है। तो विभवांतर के तुल्य बनना है, तो भाई ये क्या बन जाएगा, अंतिम पॉइंट का विभव माइनस प्रारंभिक पॉइंट का विभव, ये हो गया विभवांतर। लेकिन ये विभवांतर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो कार्य किया गया है वो कौन से बल के द्वारा किया गया। यदि ये विद्युत बल के द्वारा किया गया है तब तो इसके ऋणात्मक मान को विभवांतर कहेंगे, और यदि ये बाह्य बल द्वारा किया गया तब इसके धनात्मक मान को विभवांतर कहेंगे। तो ध्यान दो कि जो विद्युत क्षेत्र है उसके द्वारा ये कार्य किया गया था, यानी कि ये कार्य है वो विद्युत बल के द्वारा किया गया है, तो इसके नेगेटिव मान को हम विभवांतर कहेंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि यहाँ पे जो विभवांतर होगा वो नेगेटिव के साथ आएगा। तो इस प्रकार का अपने सामने एक रिजल्ट निकल के आएगा, जो कि ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर हमें कुछ इस प्रकार से मान प्राप्त होगा। अब ये नेगेटिव साइन है, इसको दूसरी ओर ले चलो, तो अपने पास कंप्लीट वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल माइनस ए से बी की लिमिट और ई वेक्टर डॉट dl वेक्टर। इतना काम हो गया। अब ये तो बात हो गई विभवांतर की, विभवांतर के लिए सूत्र आ चुका है, हम बात कर रहे हैं विभव की। तो भाई प्रारंभिक जो पॉइंट है उसको आप अनंत मान लो एक बार के लिए। प्रारंभिक पॉइंट यदि आप अनंत मानते हो, ए मान लिया कि वो अनंत पे था, तो अनंत पे विभव कितना होता है, 0। तो यहाँ पे विभवांतर कितना बन जाएगा, अनंत का विभव 0 होता है, तो यहाँ पे विभवांतर बनेगा VB माइनस 0, यानी कि B पॉइंट का विभव निकल के आ जाएगा, और ये बन जाएगा A से B की लिमिट में E वेक्टर डॉट dl वेक्टर। ये एक निश्चित बिंदु का विभव ज्ञात करने का सूत्र अपने पास आ चुका है, जो कि विद्युत क्षेत्र के पदों में है। मतलब विद्युत क्षेत्र यदि हमें पता हो तो हम उससे एक निश्चित पॉइंट का विभव ज्ञात कर सकते हैं, और ये वो पॉइंट है जो अपना अंतिम पॉइंट है जहां तक हम
आवेश को लेके आए हैं और ये विद्युत क्षेत्र के अंदर का पॉइंट हो गया। तो फिर विद्युत विभव का मान क्या होगा, माइनस का ई डॉट डी एल का क्लोज इंटीग्रेशन है, उसके आधार पे अपने विभव का मान है वो ज्ञात कर पाएंगे। तो शॉर्ट एंड स्वीट बात ये हो गई कि विद्युत क्षेत्र के अंदर यदि किसी भी बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र का मान पता है तो उस पॉइंट पे अपने विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं, जिसके लिए अपने पास ये प्रोसेस होगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया, क्योंकि ये कार्य किसने किया है, विद्युत क्षेत्र ने किया है, विद्युत बल लगाया, जिसके कारण यहाँ पे मान है वो नेगेटिव निकल के आया है। तो ये था विद्युत क्षेत्र के आधार पे विद्युत विभव की गणना। अब एक निश्चित आवेश होगा, ये तो हमने विद्युत क्षेत्र ले लिया, निश्चित विद्युत क्षेत्र ई है। यदि अपने पास केवल एक आवेश हो, उसके द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उस आवेश के कारण विद्युत विभव का मान कैसे निकलेगा, आइए उसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। तो उसके लिए हमने ये मान लिया कि अपने पास एक आवेश है बिंदुवत आवेश, जिसका परिमाण Q है। इस बिंदुवत आवेश के चारों ओर इसका खुद का अपना एक विद्युत क्षेत्र होगा। इस विद्युत क्षेत्र से स्मॉल r दूरी पर कोई भी एक पॉइंट है P, कितनी दूरी पे, r दूरी पे एक पॉइंट P ले लिया। इस P पॉइंट पर हमने एक परीक्षण आवेश को रखा प्लस मान लो Q नोट आवेश को रखा, परीक्षण आवेश हो गया प्लस Q नोट, ठीक है। तो ये जो परीक्षण आवेश होगा इस पर विद्युत बल लगेगा इस आवेश के कारण, और इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है, यानी कि एक निश्चित पॉइंट पे हमें तीव्रता पता है और हम ज्ञात कर रहे हैं विद्युत विभव। तो एक्चुअल में क्या होता है कि निश्चित पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है और हमें ज्ञात करना वो विभव, तो अपने सामने सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि E डॉट dl वेक्टर, और यहाँ पे अंतिम पॉइंट का विभवांतर माइनस प्रारंभिक पॉइंट का विभवांतर। तो यहाँ पे क्या बनेगा वो पहले इस डायग्राम को अपने समझते हैं। तो यहाँ पे जो परीक्षण आवेश है, प्रारंभिक पॉइंट क्या हो गया, P हो गया, इस पे विद्युत बल लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है वो इसको इधर धकेलेगा, तो ये धनात्मक परीक्षण आवेश है वो इस दिशा में गति करना शुरू करेगा। सपोज दैट वो इन्फिनिटी तक आ गया, तो अंतिम पॉइंट कौन सा हो गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतिम पॉइंट का विभवांतर माइनस प्रारंभिक पॉइंट का विभवांतर। तो यहाँ पर लिमिट क्या आएगी, लिमिट आएगी, चलना कहाँ से शुरू किया था, P पॉइंट से, और कहाँ तक आ गए, अनंत तक आ गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा V इन्फिनिटी माइनस VP बराबर ये फॉर्मूला, और यहाँ पे आता है नेगेटिव का साइन। तो इस सूत्र की सहायता से जो हमने थोड़ी देर पहले डेरिवेट किया था उसकी सहायता से आप आसानी से विभव ज्ञात कर पाओगे। तो आगे क्या प्रोसेस होने वाली है कि परीक्षण आवेश कहाँ था, P पॉइंट पे था, और कहाँ तक लेके आए, अनंत तक लेके आए। सपोज दैट इस मार्ग में कहीं भी हमने एक अल्पांश ले लिया या dr ले लिया, अल्पांश क्या ले लिया, dr। तो अल्पांश की डायरेक्शन क्या होगी, सपोज दैट ये अपने पास जो मार्कर है वो एक अल्पांश है, तो अल्पांश की डायरेक्शन हमेशा लंबाई की अनुदिश होती है। तो dr की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी इस अल्पांश के ऊपर, प्लस Q आवेश है, विद्युत क्षेत्र इसके कारण उत्पन्न होगा, धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होता है, यानी कि इस दिशा में होगा। तो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी यही बनने वाली है। कहने का मतलब dr और E के मध्य एंगल है वो 0 डिग्री बनेगा। तो कुल मिलाकर के अब वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट कर लोगे, आपको अब ज्ञात करना है विभव, लेकिन इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आप तीव्रता को देख लो, P बिंदु पर तीव्रता, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये चीज आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ी थी कि एक निश्चित आवेश Q के कारण r दूरी पे जो तीव्रता होती है उसका सूत्र होता है KQ बटा r²। तो P पॉइंट पे यदि आपको तीव्रता देखनी है तो ये E का जो मान आएगा वो कितना आएगा, KQ बटा r² आएगा, ठीक है। अब आप विभव ज्ञात कर लो, तो विभवांतर की परिभाषा से, यानी कि विभवांतर वाला सूत्र काम में ले लो, तो ये सूत्र है अपने पास V इन्फिनिटी माइनस VP, अंतिम पॉइंट का विभव माइनस प्रारंभिक पॉइंट का विभव, विभवांतर बन गया, माइनस ये आ जाएगा E डॉट dl, यहाँ पे dr है सॉरी, तो ये आ जाएगा dr,
और यहाँ पे ये बना दिया वेक्टर सहित। लिमिट क्या लगेगी? लिमिट मैंने आपको ये कहा था कि ये जो पॉइंट हैं ये एक्चुअल में पॉइंट नहीं है, ये दूरी के पदों में लिमिट है। तो दूरी के पदों में लिमिट कैसे लगाओगे कि आवेश जो परीक्षण आवेश था वो Q से कितनी दूरी पे था? R दूरी पे था। और कितनी दूरी पे चला गया? अनंत दूरी पे चला गया। तो आवेश ने गति कहाँ से शुरू करी? कितनी दूरी से शुरू की कि मूल आवेश से R दूरी से उसने चलना शुरू किया और अनंत दूरी तक चला गया। तो R दूरी से चलना शुरू किया और इन्फिनिटी तक चला गया। तो R से लेके इन्फिनिटी यानी कि इतनी दूरी तक का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, ये रेंज है वो इतनी दूरी की है और इस P पॉइंट पे विभव निकल के आ जाएगा। कैसे? अब V इन्फिनिटी माइनस VP इज इक्वल E डॉट dr वेक्टर में है, डॉट हटा दो, कोस थीटा आएगा। कोस थीटा यदि आप लिखोगे तो E dr कोस 0 थीटा 0 बनता है। कोस 0 का मान 1 होता है, उसको मैंने 1 मान लिया, तो ये बन गया E dr। अब आप E की वैल्यू पुट कर दो तो V इन्फिनिटी माइनस VP इज इक्वल क्या आएगा? R से इन्फिनिटी की लिमिट, E की वैल्यू कितनी है? KQ बटे R स्क्वायर, KQ बटा R स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा? dr। KQ को बाहर निकाल लो तो ये बन जाएगा V इन्फिनिटी माइनस VP इज इक्वल KQ तो बाहर आ गया, माइनस का निशान भी है, R से इन्फिनिटी की लिमिट लगी हुई है और इंटीग्रेशन हमें किसका करना है? 1 बटे R स्क्वायर का करना है। और 1 बटे R स्क्वायर का इंटीग्रेशन R के रिस्पेक्ट में होता है माइनस का 1 बटे R। तो यहाँ से V इन्फिनिटी माइनस VP बराबर हो जाएगा माइनस का KQ और यहाँ पे आएगा माइनस का 1 बटे R और लिमिट है R से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब लिमिट पुट कर दो, माइनस को एक बार के लिए बाहर ले लो तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? V इन्फिनिटी माइनस VP इज इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया KQ और लिमिट पुट करोगे तो R के स्थान पे एक बार तो इन्फिनिटी माइनस अगली बार R के स्थान पे R, तो ये वैल्यू आ जाएगी। 1 बटे इन्फिनिटी का मान 0 होता है तो और V इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी अनंत के ऊपर विभव ये भी कितना होता है? 0। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा? माइनस का VP बचेगा, KQ और यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट का मान? यहाँ माइनस का R बचेगा, सॉरी माइनस का 1 बटा R बचेगा। तो माइनस का 1 बटा R, माइनस से माइनस कैंसिल, P पॉइंट का विभव कितना आ गया? KQ बटे R आ चुका है। ये समीकरण नंबर अपने पास 2 आ गई। तो ये जो समीकरण नंबर 1 है वो P पॉइंट के विद्युत क्षेत्र को बताती है और समीकरण नंबर 2 है वो P पॉइंट के विभव को बताती है। तो कहने का मतलब यदि आपको एक निश्चित बिंदु का तीव्रता पता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस पॉइंट पे आप विभव को ज्ञात कर सकते हो। और सिंपल एक यहाँ से दूरी हटा दो, तीव्रता के मान वाली विभव का मान निकल के आएगा, यानी कि KQ बटे R स्क्वायर तीव्रता होता है, KQ बटे R विभव होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ये जो आपने आवेश लिया है ये धनात्मक आवेश है। हमने धनात्मक आवेश के कारण विभव को देखा है तो मान धनात्मक में आया है। यदि आप यहाँ पे इसको माइनस Q आवेश ले लेते, माइनस Q आवेश लेने पर विभव जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी कि P पॉइंट का विभव है वो माइनस का KQ बटे R प्राप्त होगा। एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। कैसे? ये फिर आवेश होता है परीक्षण आवेश, वो माइनस की ओर गति करने लगता है, तो उस केस में जो विभव आता है वो माइनस में प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना कि नेगेटिव आवेश के कारण विभव नेगेटिव होता है और पॉजिटिव आवेश के कारण यहाँ पे विभव पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट, धनात्मक आवेश के कारण विभव धनात्मक होगा। सेकंड, ऋणात्मक आवेश के कारण विभव ऋणात्मक होगा। थर्ड, विद्युत क्षेत्र के द्वारा कार्य किया गया होगा तो उसके नेगेटिव मान को विभव कहेंगे। फोर्थ, बाह्य बल के द्वारा कार्य किया गया होगा तो उसके पॉजिटिव मान को हमें विद्युत विभव कहेंगे। तो ये 4 बातें आप मोस्टली ध्यान रखोगे। और विद्युत विभव का सूत्र भी आपको ध्यान रखना है कि एक निश्चित बिंदुवत आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान KQ बटे R होता है, जबकि उतनी ही दूरी पर तीव्रता का मान KQ बटे R स्क्वायर होता है। ये तो केवल एक आवेश की बात है। ऐसे यदि बहुत सारे आवेश होते तो विभव कैसे ज्ञात करते? तो बिंदुवत एकल आवेश के कारण हमने विभव ज्ञात कर लिया है। बहुत सारे आवेश होते यानी कि आवेशों का निकाय होता, उस केस में आप विभव कैसे ज्ञात करते?
सिंपल सा फंडा है, कोई कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं है कि भाई जैसे यहाँ पे एक आवेश है Q1, यहाँ पे एक आवेश है Q2, यहाँ पे एक आवेश ले लिया हमने Q3, और यहाँ इस पॉइंट पर हमें O पॉइंट पे विभव देखना है इस आवेशों के कारण। मान लो Q1 आवेश की जो दूरी है O से वो R1 है, 2 वाले की R2 है और 3 वाले की R3 है। तो इन 3 आवेशों के कारण यहाँ O पॉइंट पे विभव कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, पहले आवेश के कारण विभव देख लो, दूसरे के कारण विभव देख लो, तीसरे के कारण विभव देख लो, और सारे विभव का आपस में बीजगणितीय योग कर दो। सिंपल उनको जोड़ दो या घटा दो, जो भी साइन आता है उसके आधार पे आप बीजगणितीय योग कर दीजिए तो परिणामी विभव निकल के आ जाता है। यहाँ पे मैंने बोला बीजगणितीय योग, एक्चुअल में ये बीजगणितीय क्या होता है, और साथ में अपने कई बार बोलते हैं सदिश योग, ये क्या होता है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि प्लस या माइनस जो भी साइन है वैसा का वैसा जोड़ना है। जैसे धनात्मक आवेश है तो विभव धनात्मक होगा, ऋणात्मक यदि आवेश होता तो विभव ऋणात्मक आता, तो ऋणात्मक है तो ऋणात्मक मान जोड़ो, धनात्मक है तो धनात्मक मान जोड़ो, यानी कि विद साइन हमें जोड़ना है, वो उसका बीजगणितीय योग होता है। और सदिश योग क्या होता है, सदिश योग का मतलब दिशा सहित योग करना है, मतलब कि यदि दो राशियों की डायरेक्शन एक ही है तो वो जुड़ेंगी, विपरीत है तो वो घटेंगी, यानी कि एक ही दिशा में चलते हैं तो जुड़ते हैं और विपरीत दिशा में चलते हैं तो घटते हैं, वो होता है दिशाओं का योग यानी कि सदिश योग। तो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, अतः इसका अदिश योग होना है यानी कि बीजगणितीय योग होना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, Q1 आवेश के कारण विभव कितना होगा, V1, सूत्र क्या होता है, KQ1/R1, KQ/R होता है, आवेश का मान Q1 है, दूरी R1 है। इसी प्रकार से Q2 के कारण देख लो, Q2 के कारण KQ2/R2, इसी प्रकार 3 के कारण देख लो तो कितना बन जाएगा, KQ3/R3। अब परिणामी मान इन सब का बीजगणितीय योग, तीनों ही प्लस में है तो तीनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा परिणामी मान V1 + V2 + V3। तो V बराबर क्या आएगा, KQ1/R1, KQ2/R2, KQ3/R3। K यहाँ से कॉमन आ रहा है, K यदि कॉमन आता है तो बचा क्या, Q1/R1, Q2/R2 और क्या बचा, Q3/R3, इतना मान बचा। इसको आप लिमिट में, आंसर आ गया, ये आंसर है, इसको आप लिमिट में लिख सकते हो। लिमिट में आप कैसे लिखोगे, V बराबर K, लिमिट आप ऐसा कह सकते हो कि समेशन 1 से स्टार्ट होकर के 3 तक जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि अनंत तक जा सकते थे, सपोज दैट यदि अनंत तक जाते तो क्या होता, फिर अपन लिमिट रखेंगे 3 तक के लिए केवल, कि अपना जो मान है वो 1 से शुरू होकर 3 तक आ रहा है, तो यहाँ पे प्रारंभिक मान है वो शुरू होता है 1 से और अंतिम तक जाता है कहाँ तक, 3 तक। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, QI/RI, सिंपल से शब्दों में ये मान आ गया। I का मान एक बार 1 कीजिए, प्लस I का मान फिर 2 कीजिए, प्लस I का मान 3 कीजिए, बस लास्ट 3 तक जाना है। यदि ये मान अनंत तक होता ना तो यहाँ पे लिखते I बराबर इन्फिनिटी, तो ऐसा हम 1 से शुरू करके और अनंत तक जोड़ते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है वो ये लिमिट बताती है, अंत में कहाँ तक जाना है वो ये लिमिट बताती है, और ये समेशन बताता है कि हमें बीच में उनके सबके प्लस करते जाना है। तो ये अपने पास एक फाइनल रिजल्ट है जो कि बहुत सारे आवेशों के कारण हमें एक विभव का मान प्रदान करके बताता है। सिंपल, इसके ऊपर अपने न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हैं कि बहुत सारे आवेश दिए गए होंगे, उनके कारण हमें परिणामी विभव ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक आवेश के कारण आप अलग अलग विभव को चेक कर लीजिए और सारे विभव का बीजगणितीय योग कर दीजिए, तो परिणामी विभव का मान है वो निकल के आ जाएगा। तो ये था बिंदुवत आवेश के कारण और आवेशों के समूह के कारण है विद्युत विभव का मान। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।